तो आज सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा डॉक्टर प्रियंका आंटी को कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। डॉक्टर प्रियंका आंटी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे आज मौका दिया है आप सबके साथ गुरु जी का प्यारा सा सत्संग शेयर करने के लिए। मैं आपको आज अपना एक बहुत ही प्यारा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं गुरु जी से मिली थी मैं उसके बारे में आज आपके साथ कुछ शेयर करूंगी। बच्ची थी मैं उस वक्त, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और हम लोग बैंगलोर में थे। और उस वक्त अगर आपने बहुत सारी संगत ने देखा होगा कि साउथ में जितने भी घर होते हैं वहां पर जब आप एंटर करते हो तो सामने आपको मंदिर मिलता है। मैं भी शिव जी को मानती थी। इससे पहले इस टाइम पे मैं गुरु जी को नहीं जानती थी जिस टाइम की मैं आपसे बात अभी बता रही हूँ। वहां पर हमारा हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और हमें अपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दिया गया गर्ल्स को। और वहां पर क्योंकि अपार्टमेंट्स है वहां पर भी सामने एक स्पेस खाली थी जो कि अंडरस्टूड था कि वो मंदिर की जगह है। तो वो जब भी हम वहां एंटर करते थे मुझे वो जगह खाली अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने अपने जितने भी हमारे अपार्टमेंट की मेरी फ्रेंड्स थी उन सबसे बात करके कि हम एक मंदिर छोटा सा यहाँ बना लेते हैं, अपने अपने भगवान जो भी जिसको मानता है हम वहां रख सकते हैं और अपने टाइम पे जैसे जो भी पूजा करना चाहे हम कर सकते हैं। सब लोग रेडी हो गए, हमारा एक छोटा सा मंदिर बन गया वहां पर। और हम जो भी जिसका जो टाइम था जो भी तरीका था सब अपने तरीके से वहां हमारी पूजा शुरू हो गई। मैंने शिवलिंग रखा था क्योंकि मैं शिव जी को मानती थी। मेरे ही उसी अपार्टमेंट में एक गुरुजी की संगत थी। उसने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप वहां पे रख दिया, सिर्फ फेस का स्वरूप। अब जब मैं पूजा करने के लिए मेरी पूजा सिर्फ 5 मिनट की होती थी उस वक्त, सिर्फ अगरबत्ती जोत और शिव जी को जल चढ़ाना जो कि मैंने आज तक देखा था अपने घर में। तो जब मैं अपने वो 5 मिनट भगवान को देने के लिए वहां बैठती थी और जैसे मैं आंखें बंद करती थी जस्ट एक प्रेयर करने के लिए, तो मैंने आंखें बंद करी और गुरुजी का वो जो स्वरूप उसने वहां रखा था वो मेरी आंखों के सामने आया बंद आंखों में। और गुरुजी का वो चेहरा लंबा होता जा रहा है। एक दिन हो गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया। 3-4 दिन जब सेम चीज मेरे साथ रिपीट हुई तो मैं एक अंदर से थोड़ा मैं डर भी गई कि ये क्या चीज है, कि मुझे ये स्वरूप क्यों दिख रहा है, उनका फेस क्यों दिख रहा है गुरुजी का। मैं उस टाइम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर मैंने उस लड़की को पूछा जिसने वो स्वरूप रखा था कि मुझे प्लीज इनके बारे में बता, मेरे साथ 2-3 दिन से ये चीज हो रही है। उसने मुझे अपना सत्संग शेयर किया। जब उसने अपना सत्संग मेरे साथ शेयर किया तो आप विश्वास करना संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस टाइम पर भी ऐसी कोई पावर है कि जो इतना ज्यादा कल्याण कर रही हो लोगों का, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है। उसका बहुत बुरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था उस लड़की का और बहुत ज्यादा डैमेज था। जहां सब डॉक्टर्स ने, उसके पेरेंट्स ने, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, चाहे इंडिया का था चाहे अब्रॉड का, हर जगह उसको दिखा लिया, सब तरफ से उसको मना हो गया डॉक्टर्स की तरफ से। और गुरुजी ने उसको विदिन 3 मंथ्स गुरुजी ने उसको बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। जब मैं अभी भी आपको ये सत्संग सुना रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मैंने उसका ये सत्संग सुना तो मुझे बहुत दिल से अंदर से एक चुभन सी महसूस हुई। ऐसा लगा कि जैसे मुझे इनसे बहुत जल्दी मुझे बस मिलना है गुरुजी को। मैं कैसे मिलूं मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसको बोला अपनी फ्रेंड को कि प्लीज मुझे बता गुरुजी कहाँ पर हैं, मुझे एड्रेस दे देना, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मुझे सिर्फ बता दे। तो उसने बोला कि ऐसे तो आप नहीं मिल पाओगे, गुरुजी दिल्ली में भी रहते हैं, कभी कभी गुरुजी जलंधर भी आते हैं। मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ तो दिल्ली में उस वक्त मेरा कोई रिलेटिव, कोई नोन नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि दिल्ली में तो मुझे लगता नहीं है कि मैं गुरुजी के दर्शन कर पाऊंगी, पर हाँ प्लीज जब भी गुरुजी जलंधर मंदिर आए, जब भी जलंधर में उनकी विजिट हो, सिर्फ मुझे एक कॉल कर देना और टाइम बता देना, मैं पहुंच जाऊंगी। क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन, उस वक्त गुरुजी ने मुझे खींच लिया था। कुछ दिनों बाद हमारी विंटर हॉलीडेज थी, क्रिसमस हॉलीडेज, हम अपने घर आ गए साउथ से यहाँ
दिल्ली वाले दिल्ली आ गए, मैं अपने घर जालंधर चली गई। मुझे आज तक वो दिन, वो टाइम, एग्जैक्ट टाइम भी याद है। 1 जनवरी 2001 दोपहर के 3 बजे, पूरे 3 बजे उसका कॉल आता है मुझे कि आपने गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं तो बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ। तो उसने बोला कि गुरुजी जालंधर आए हुए हैं। मैंने उसको बोला प्लीज मुझे एड्रेस दे दे और मुझे टाइम बता दे, मैं पहुंच जाऊंगी। तो उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको लेने आती हूँ और आप हमारे साथ ही चलना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी मदर को ऑलरेडी ये बात बता चुकी थी कि ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं जिनसे मेरा बहुत मन है मुझे मिलने को। तो मैंने मम्मा को बोला, तो मेरी मम्मा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो शाम को 4, 4:30 मुझे लेने आए और मैं उनके साथ गई गुरुजी के पास। मैं आज भी आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, चाहे मैं वर्ड्स में आपको बता रही हूँ, पर मैं एक्चुअली उस मोमेंट में पहुंच जाती हूँ। जितनी बार भी मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ, मैं उस मोमेंट में पहुंच जाती हूँ जहां से मुझे आपको ये बातें बता रही हूँ। गुरुजी के पास पहुंचे, दरवाजा खुला हुआ है, संगत बैठी हुई है, सामने इतनी सुंदर गद्दी पे इतने सुंदर गुरुजी बैठे हुए हैं। अंदर गए हम लोग, सबने मत्था टेका, मैंने भी मत्था टेका। मेरी फ्रेंड ने बोला गुरुजी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गुरुजी मेरा नाम लेके, ये मनु, मेरा नाम एक्चुअली पहले मनु था, अब डॉक्टर प्रियंका है, पहले मनु था। ये मेरी फ्रेंड है मनु। तो गुरुजी ने बोला अच्छा, नहीं नहीं ये तो डॉक्टर नहीं है। और हम लोग जैसे संगत बैठती है अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। लंगर प्रसाद हुआ। क्योंकि वो 1 जनवरी थी तो बॉम्बे उस टाइम पे एक्सक्यूज मी क्यारे वाला सॉन्ग बहुत हिट चल रहा था। तो वो सिंगर भी उस वक्त वहां गुरुजी के पास पहुंची हुई थी। तो बड़ी एक्साइटमेंट चल रही थी उस वक्त। और गुरुजी ने संगत को आज्ञा दी, जैसे 10:30, 11 बजे का टाइम शेड्यूल होता था गुरुजी का सारी संगत को आज्ञा देने का। गुरुजी ने आज्ञा दी, कुछ 10-12 लोग रह गए, हम उनमें से मैं भी थी एक। और गुरुजी ने फिर गाने चलवाए, खूब हमने एंजॉय किया वहां पर। और फिर गुरुजी हमारे, आप संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इतने प्यारे इतने सुंदर गुरुजी। और मुझे जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं इनको बहुत सदियों के बाद शायद मैं इनसे मिल रही हूँ। मैं इनको पहले से जानती हूँ पर बहुत सदियों बाद आज मैं मिली हूँ इनसे। गुरुजी उठे, 2:30-3 बजे का टाइम था रात का। गुरुजी अपनी गद्दी से उठे, नीचे आके जैसे संगत हम जैसे नीचे बैठते हैं कारपेट पे, गुरुजी दीवार के साथ सहारा लेके बैठ गए। और गुरुजी ने अपनी लंगर की थाली मंगवाई। गुरुजी की थाली आई। गुरुजी लंगर संगत के बाद अपना लंगर गुरुजी लेते थे। गुरुजी की थाली आई। गुरुजी ने एक एक बाइट, जो भी वहां सब्जी दाल थी उनकी प्लेट में, जो लंगर था उस वक्त, एक एक बाइट तोड़ के अपने हाथ से सब्जी के साथ हम 12 लोगों को सेमी सर्कल में बिठा लिया और सबको अपने हाथ से गुरुजी ने एक एक बाइट सब्जी और दाल के साथ सबको दी अपनी थाली में से। इतना सुंदर वो एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद तो बस गुरुजी के बिना मैं रह ही नहीं सकी। अगले दिन उसके बाद तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं अपने आप ही आ जाती थी। फिर मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, हम सब अपने आप शाम को गुरुजी के पास, रोज गुरुजी के पास आना। हमारी कोई शाम उसके बाद ऐसी नहीं गई कि हम कहीं और गए हों या कहीं और जाने का मन किया हो। बस शाम को 4 बजते थे और हमारी प्रिपरेशन शुरू हो जाती थी कि गुरुजी के पास जाना है, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, चलो चलें। रोज शाम को गुरुजी के पास हमें पहुंच जाना होता था। पहुंच जाते थे गुरुजी के पास, मत्था टेकते थे, बैठते थे, लंगर करते थे, गुरुजी आज्ञा देते थे, हम आ जाते थे। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन क्योंकि मेडिकल फील्ड थी तो 5 इयर्स, 4.5 5 इयर्स लग गए मुझे करते करते ग्रेजुएशन। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मी मुझे अब ना और पढ़ाई नहीं करनी, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे कुछ जॉब वगैरह, कुछ मैं जॉब कर लूंगी, डॉक्टर तो मैं बन ही चुकी हूँ, मैं जॉब कर लूंगी अब कोई। तो मेरी मदर ने मुझे बोला नहीं तो भी पढ़ ले, देख ले, अभी तेरे पास टाइम। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, मैं अगले साल देखूंगी।
और मेरे को बड़ी इजीली जॉब भी मिल गई वहां पर जलंधर में। मैं अपना जॉब पे जाना शुरू कर दिया। गुरुजी के पास शाम को गई संगत में। मेरी मदर ने मत्था टेका, बैठ गई। मेरी सिस्टर्स ने टेका, बैठ गई। मेरा नंबर जैसे ही आया, जैसे मैंने मत्था टेका, मुझे मत्था भी नहीं गुरुजी ने तरह टेकने दिया, मिलके बैठ जाती थी। किसकी हिम्मत दे, फिर से गई, फिर से सबने मत्था टेक के सब बैठ गए। मेरा नंबर जैसे आया, फिर गुरुजी की सेम सेंटेंस, डॉक्टर ने हजे पढ़ ले। 5-6 दिन गुरुजी मुझे सेम चीज बोलते गए एवरी डे, और मैं सिर्फ अच्छा गुरुजी बोल के बैठ जाती थी। जब बैठ जाती थी गुरुजी, मैं अपने मन की बात आपको बता रही हूँ संगत जी, जब मैं बैठ जाती थी तो मैं मन में सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे क्यों बार बार पढ़ने को बोल रहे हो, मैं तो इतनी थक चुकी हूँ पढ़ाई करके, एटलीस्ट मुझे वन ईयर की तो ब्रेक देने दो, अगले साल देख लूंगी। मन में कहती थी, गुरुजी से कभी नहीं कहा। अभी 4-5 दिन इस बात को हो गए, और मैं जॉब करते करते मुझे अभी 10-15 दिन ही हुए थे कि मेरा मन ऐसा उठा उस जॉब से, ऐसा उठा, मेरा मन ही नहीं किया वहां जाने का। मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मी आप ठीक बोलते थे, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा जॉब में, और मुझे लगता है मुझे ना पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, अभी आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन देख लेनी चाहिए थी। तो मेरी मदर कहती तुझे गुरुजी भी बोल रहे थे, मगर तू जिद्दी है, तू बात तो सुनती नहीं किसी की, और मैंने भी तुझे मना नहीं किया। पर संगत जी वो ऐसा टाइम था, वो 15 डेज जो मेरे निकले, उस टाइम ऑल ओवर इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारे ओवर हो चुके थे। किसी भी कॉलेज में अब कोई एंट्रेंस नहीं बचा था, कोई डेट नहीं थी। और मैं इतना पछता रही थी उस वक्त अपने मन में कि ये मैंने क्या किया, गुरुजी मुझे रोज बोलते रहे अभी पढ़ ले पढ़ ले, और मैंने गुरुजी की बात नहीं सुनी, मैंने अपनी गुरुजी का कहना नहीं माना। अब मैं बड़ी निराश घर पहुंची। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी एक फ्रेंड का मुझे कॉल आता है कि एक कॉलेज बचा है देहरादून में जिसका एंट्रेंस अभी बाकी है, अगर देना है तो उसके फॉर्म की लास्ट डेट है टुमारो, मतलब उससे नेक्स्ट डे, जो मुझे आज फोन आया, अगले दिन उसकी लास्ट डेट थी एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म के फिल करने की। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने फटाफट ऑनलाइन वो फॉर्म फिल किया और मेरा रोल नंबर आ गया। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने में पहुंच गई देहरादून अपनी मदर के साथ। अब मेरी कोई प्रेपरेशन नहीं, कोई तैयारी नहीं, जीरो, बिल्कुल बिल्कुल जीरो। और मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने कहा मम्मी रिस्क तो मैंने ले लिया है, पर मुझे पता है कि कुछ होने वाला तो है नहीं। खैर हम पहुंचे वहां पर कॉलेज में। जब पहुंचे वहां पर, तो वहां पर इतने ज्यादा स्टूडेंट्स, इतने ज्यादा कि वहां पे मतलब बहुत ज्यादा रश, मैं आपको बता नहीं सकती। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी एडमिशंस नहीं हुई थी, वो सब उस कॉलेज में पहुंचे हुए थे, और वहां पे सीट्स थी टोटल 30। खैर अंदर गई, क्वेश्चन पेपर आया, ऑब्जेक्टिव था सारा, मैंने तुक्के मार दिए सारे। संगत जी बिलीव करना, मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैं श्योर थी कि हाँ मैं ठीक लिख रही हूँ या ठीक उसको टिक कर रही हूँ। मैंने फिर भी सारे तुक्के मार के मैं वहां बाहर आ गई, बहुत जल्दी बाहर आ गई क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैं बाहर आई, मेरी मदर ने मुझे पूछा कि एग्जाम कैसा गया। मैंने बोला मम्मी पूछो मत, मुझे पक्का पता है कि कुछ नहीं होने वाला, हमने यहाँ पे आके टाइम वेस्ट किया। तो मेरी मदर मुझे कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता था, नहीं भी होगी एडमिशन, तब भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई कर लिया, और हम ये सोचेंगे कि हम हरिद्वार घूमने आए थे। और यकीन करना संगत जी, एग्जाम से बाहर आते ही वहीं से हम सीधा पहुंच गए, चले गए हरिद्वार। हरिद्वार से शाम को वापस हमने अपने होटल रूम पहुंचे। अगले दिन हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होना था, तो मैं तो आराम से उठी, तो मेरी मदर मुझे कह रही है चलो लेट हो रहे हैं, जाके रिजल्ट देख के आते हैं। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मी जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा रिजल्ट पता है, कि मुझे कल एग्जाम देके ही पता चल गया था कि क्या है मेरा रिजल्ट। तो अभी वहां जाके हम टाइम नहीं वेस्ट करते, हमारी शाम की 4-4:30 की ट्रेन की टिकट, ट्रेन की बुकिंग थी, हम वापस चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं और चलते हैं घर। तो मेरी मम्मा ने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं, अब इतनी दूर आए हैं, चाहे एडमिशन हो चाहे नंबर आए ना आए, रिजल्ट देखने तो हम एक बार जरूर चलेंगे। खैर उनके कहे पे मैं आ गई, कॉलेज पहुंच के हम दोनों।
जब कॉलेज पहुंचे, नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगा हुआ था। जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो उसमें मेरा नाम संगत जी 21 नंबर भी मुझे याद है, 21 जो उसका सीरियल नंबर था, वहां पर मेरा नाम। और मैं पहले तो मैं अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पाई कि मेरा नाम इस लिस्ट में है। अब जब मेरी मदर ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, और एक दूसरे को देख के मेरी मदर मुझे कहती है, देख तुझे गुरुजी कह रहे थे ना बार बार डॉक्टर ने हजे पढ़ ले, देखा तूने, तेरी प्रिपरेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, और तेरा नंबर आ गया। पर संगत जी जैसे बोलते हैं ना कि बचपना, वो बचपना था मेरे में उस वक्त। मैंने कहा मम्मी नंबर तो मेरा आ गया, पर गुरुजी ने जिस जिस फील्ड में मुझे नेम मेरा आया है, मुझे वो फील्ड नहीं करनी। मेरा आया था स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में नंबर, मुझे करना था न्यूरो फिजियो, और न्यूरो का नंबर था लास्ट 20, मेरा था 21, जहां से स्पोर्ट्स शुरू हो गया था। तो मैंने कहा मम्मी मुझे ये स्पोर्ट्स तो लेना ही नहीं, चाहे मेरा 1 साल वेस्ट हो जाए, मुझे न्यूरो ही करनी है, मैं अगले साल देख लूंगी। मतलब मैं निराश हूं फिर भी। मेरी मम्मी कहती कोई बात नहीं, अभी इंटरव्यूज होंगी आधे घंटे में, तो हम इंटरव्यू जरूर देंगे, यू नेवर नो। तो वही बात हुई संगत जी, इंटरव्यू के लिए हम खड़े हैं, मैं दरवाजे पे बाहर खड़ी हूँ, अंदर बड़ा सा हॉल है, 5-6 एग्जामिनर्स बैठे हुए इंटरव्यू ले रहे हैं, जो हमसे पहले वाले नंबर है उनकी। जो नंबर 19 और 20 पे जिनका नाम था, 2 MP के लड़के थे जिनकी न्यूरो में एडमिशन हुआ था, सीट मिली थी न्यूरो की। 21 मेरा था, मैं दरवाजे पे खड़ी थी, और उनमें से एक लड़का एग्जामिनर को बोलता है कि सर मुझे तो स्पोर्ट्स चाहिए, अगर आप मुझे स्पोर्ट्स दे सकते हो तो बता दो, नहीं तो मैं न्यूरो की सीट छोड़ के जा रहा हूं। उसकी बात मेरे कानों में पड़ी, और वहां से एग्जामिनर ने मुझे इशारा किया कि आपको स्विच करना है। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने यस किया हैंड रेस करके, और अब सोचो ये क्या है, ये गुरुजी की पावर। मुझे न्यूरो की सीट मिली, उसको मेरी स्पोर्ट्स की सीट मिली, और मुझे मेरी फील्ड जो मुझे चाहिए थी, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रेपरेशन के वो फील्ड मिली। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर भी उसके बाद में गुरुजी क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बोलते थे, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं क्लिनिकल फील्ड में जाऊं। मेरा मन था कि मुझे थोड़ा सा एजुकेशन वाली फील्ड में जाने का मन था, कि मुझे एज अ लेक्चरर, एज अ एचओडी तक मैंने सोचा था, तक का मुझे कुछ करना है। मुझे क्लिनिकल फील्ड में नहीं जाना, मुझे पेशेंट्स को फेस नहीं करना, क्योंकि मैं पेन नहीं देख सकती उनकी, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था वो चीज। खैर जैसे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जैसे मैं अपने घर वापस आई, गुरुजी ने मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी की। मुझे एपीजे कॉलेज जलंधर में एज अ लेक्चरर जॉब भी मिल गई, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि मुझे यही चीज चाहिए थी, यही फील्ड चाहिए था, मुझे क्लिनिकल में जाना नहीं था। और गुरुजी का चमत्कार देखिए, विद इन 6 months मैं वहां पर एज एन एचओडी भी मैंने वहां पे काम किया, और मैं उस पोस्ट पे आ गई जो कि मेरा सपना था। वहां पे मैंने 1 साल काम किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर मेरी शादी हुई, मैं लंदन चली गई, फिर वहां से वापस आए। फिर गुरुजी आप संगत जी बिलीव कीजिए, आज मैं क्लिनिकल फील्ड में ही हूँ, मेरा क्लिनिक ही है। जो गुरुजी के शब्द कोई नहीं उनको मिटा सकता। गुरुजी मुझे डॉक्टर नहीं बोलते थे, और वही चीज गुरुजी के हुक्म के अनुसार अभी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत दिल से, मेरे पास वर्ड्स नहीं है गुरुजी के लिए कि मैं उनको थैंक यू बोल सकूं, कि गुरुजी ने वो जो दर्शन दीदार दिए, वो जो पल दिए, वो जो मोमेंट्स दी, मैं आज भी कोई भी सत्संग संगत के साथ शेयर करती हूँ, उसी मोमेंट में घुस जाती हूँ, वहीं पहुंच जाती हूँ, वहीं गुरुजी को देखती हूँ बैठे हुए, उसी मोमेंट में, उसी सिचुएशन में। मैं आपको बयान नहीं कर सकती संगत जी। गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि आप मन में कोई बात सोचो और गुरुजी को पता है कि आप क्या सोच रहे हो। पर
कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मांगना शुरू हो जाते हैं गुरुजी से, गुरुजी ये काम हो जाए मेरा, गुरुजी ऐसा हो जाए, गुरुजी मुझे ये चाहिए, गुरुजी मुझे वो चाहिए। तो गुरुजी बार बार एक चीज रिपीट करते थे कि मांगो नहीं, सिर्फ मानो। जो अच्छा होगा वो अपने आप गुरुजी आपको दे देंगे। जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वो हमें नहीं मिलेगा। और हमें थोड़ी सी संतुष्टि रखनी चाहिए और अपने गुरु पे भरोसा रखना चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि गुरुजी की जो शक्ति, गुरुजी की जो पावर, गुरुजी का नूर, मतलब अगर मैं उनकी गुरुजी की सुंदरता आपको एक्सप्लेन करूं तो इट्स जस्ट लाइक कि एक चांद किसी ने उतार दिया और उस पे सुंदर सा चांद के ऊपर किसी ने चोला पहना दिया। ऐसे थे हमारे गुरुजी, ऐसे है हमारे गुरुजी। और अभी भी जो आप स्वरूप में गुरुजी देखते हो ना संगत जी, ये गुरुजी का 10% रूप है, सिर्फ 10%। इस स्वरूप में गुरुजी कितने सुंदर हमें दिखते हैं, कितने सुंदर गुरुजी। और गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस बहुत सारी संगत ने फील भी की होगी, वो आज भी हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं जब भी दिल से गुरुजी को हम याद करते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से बार बार यही प्रे करूंगी, गुरुजी इसी तरह से मुझे मौका देते रहना आपके गुणगान करने का, क्योंकि आपके बारे में, आपके गुणगान के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं, मगर आपका गुणगान कभी पूरा नहीं हो सकता गुरुजी, कभी पूरा नहीं हो सकता। एक छोटा सा सत्संग मैं और शेयर करना चाहूंगी, मुझे पता है टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है हमारे पास। एक बार ऐसे ही हम गुरुजी के पास संगत में बैठे हुए थे और गुरुजी एकदम से खड़े हुए और अपने रूम में चले गए। सेवादार अंकल एक आए, उन्होंने बोला कि गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगा लो, कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या किस तरफ जा रहे हैं, क्या एड्रेस है, कुछ नहीं पता हमें। सर्दियों के दिन थे, गाड़ियों के पीछे, मैंने भी उस टाइम नई नई ड्राइव सीखा था, मैंने भी करना गाड़ी, तो मैंने भी पीछे लगा ली संगत में गाड़ी, गाड़ियों के पीछे। सिर्फ टोटल 5-6 गाड़ियां थी उस वक्त, बहुत थोड़ी संगत हुआ करती थी उस वक्त। तो हमारी गाड़ी भी पीछे लग गई, पर क्योंकि रात का टाइम था और वो पठानकोट हाईवे था, अब तो बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं, बहुत डेंजरस वाला हाईवे था वो उस वक्त, तो वो गाड़ियां मेरे से मिस हो गई। तो मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे तो एड्रेस भी नहीं पता कहाँ जाना है। तो मेरी मम्मी मुझे कहती कि कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं, मुड़ते हैं, मंदिर में मत्था टेकते हैं और अपने घर चलते हैं। शायद हमारा इनविटेशन नहीं था वहां पर जाने का, खैर वही करना पड़ा हमें, और हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। किसी का कोई फोन नंबर नहीं होता था, कोई एक दूसरे से हम फोन नंबर नहीं एक्सचेंज कर सकते थे उस वक्त। वापस आए, जलंधर मंदिर पहुंचे, वहां मत्था टेकने लगे। संगत जी विश्वास करना, जैसे ही हम बाहर से गेट से मत्था टेकने लगे, 2 सेवादार अंकल वहां खड़े थे और वो एकदम से जैसे हम मत्था टेकने लगे, मेरी मदर को कहते हैं आंटी आप आ गए। मेरी मॉम ने बोला हाँ। तो उसने बोला, लड़के ने, जो सेवादार लड़का था, उसने बोला आंटी गुरुजी हमारी ड्यूटी लगा के गए थे यहाँ पर और बोल के गए थे हमें कि मेरी संगत की एक गाड़ी भूले भटके आएगी वापस, उनको एड्रेस देना, उनको डायरेक्शन समझाना और फिर तुम घर जाना। उन्होंने सेवादार अंकल ने मुझे एड्रेस दिया, मुझे डायरेक्शन समझाई और फिर हम सीधा पहुंचे गुरुजी के पास। उस टाइम किसी का गृह प्रवेश था। हम जैसे पहुंचे वहां बहुत रश था, हंसराज हंस आया हुआ था, गुरुजी के राइट साइड पे बैठा हुआ था और इतना रश कि वहां चल के जाने की भी जगह नहीं थी गुरुजी के पास पहुंचने की। पर क्योंकि संगत एक पैर के आगे एक पैर रख के पहुंच रही थी, गुरुजी से मत्था टेक रही थी, हम भी गए, लाइन में लगे। लाइन में लगी तो मेरे मन में ख्याल आया, गुरुजी रश तो बहुत है, पता नहीं कहाँ सीट मिलेगी, मगर मजा आ जाता अगर आपके चरणों में सीट मिलती। ये मेरे मन के विचार हैं। और मैं जैसे ही मत्था टेकने लगी हूँ, जैसे मेरा नंबर आया मत्था टेकने का, संगत जी विश्वास करना, मुझे नहीं पता क्या हुआ, ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड से कोई संगत उठी है या कैसे वो जगह बनी, वहां पे लोग पीछे पीछे को हो गए और एक जने के बैठने की जगह बन गई और फट से मैंने वो जगह देखी और मैं वहीं बैठ गई, बिल्कुल गुरुजी के चरणों के पास। सामने हंसराज हंस बैठा है और गुरुजी उससे बार बार एक ही बात गाना गवा रहे हैं, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी। वो जैसे ही उसकी 4 लाइनें उनकी खत्म होती हैं, गुरुजी फिर कहते हैं फिर दोबारा, फिर से वो स्टार्ट करता है। ऐसे करते करते गुरुजी ने फिर हमें आज्ञा दी, जाने की आज्ञा दी।
तो मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मा कहाँ बैठी है, मेरी सिस्टर्स कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता था। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मेरी मदर कह रही है कि दरवाजे पे एक लेडी बैठी हुई थी जहां पे मेरी मदर को जगह मिली, कि उन्होंने पूछा, बहन जी पंजाबी में पूछा कि आप ठीक ठाक पहुंच गए? तो मेरी मदर ने बोला कि हाँ मैं ठीक ठाक पहुंच गई। तो उस आंटी ने मेरी मदर को बोला अच्छा हुआ आप ठीक ठाक पहुंच गए, मैं बड़ी घबराई हुई थी। और मेरी मदर कह रही है कि अब उस टाइम पे उनको ध्यान नहीं आया मेरी मदर को, जब वो उनसे बात कर रही थी। मेरी मदर को इस बात का कब ध्यान आया, जब हम वापसी घर में आ रहे थे, अपनी गाड़ी में घर आ रहे थे वापसी। तो मेरी मदर कह रही है कि ना तो मैंने उस आंटी को कभी संगत में देखा, ना मैं उनको जानती हूँ, हो सकता है वो जानती हूँ पर मैं उनको नहीं जानती। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि संगत में, पूरी संगत में किसी को नहीं पता था कि हम भूले भटके दोबारा गुरु जी के पास किस तरह से पहुंचे, जो उस आंटी को फिर वो कैसे चीज पता है। वहीं पे गुरुजी बैठे हैं, जब भी आप गुरुजी के पास बड़े मंदिर पहुंचते हो, बड़े मंदिर से घर आते हो, गुरुजी आप सबके साथ होते हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं, जैसे गुरुजी ने हमारी की। गुरुजी मेरे पास, फिर से मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है गुरुजी आपको थैंक्स कहने के लिए, और इवन संगत जी को थैंक्स कहने के लिए जिन्होंने इतनी पेशेंस से मेरा सत्संग सुना है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, एंड थैंक यू वेरी मच संगत जी। थैंक यू संगत जी। गर्ग आंटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। 2004 में हम गुरुजी से जुड़े। हमें मतलब मेरे अंकल को एक भावना भाटिया, डॉक्टर भावना भाटिया है, वो लेकर गई थी गुरुजी के पास हमें। तो बड़ा अच्छा लगता था, गुरुजी के पास जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो जाते रहे ऐसे। एक दफे बस गुरुजी ने हमसे बात की थी, अंकल को बोलते, अंकल को कहते आंदे रहना। और मेरे को पंजाबी का कोई वर्ड समझ नहीं आता था, सिर्फ वहाँ जो शब्द, जो गुरबानी, जो शब्द चलते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। सिर्फ एक शब्द चलता था लंगर के बाद, जो ओम नमः शिवाय, सिर्फ वो ही समझ में आता था। उसके बाद हम जाते रहे ऐसे। 2004 में नवंबर में हम जुड़े थे गुरुजी से। तो ऐसे मतलब हफ्ते में एक दिन चले गए, कभी 2 दिन चले गए, जैसे जैसे गुरुजी बुलाते चले जाते। तो फिर 2000 मतलब जैसे मतलब 31 दिसंबर आया तो मेरे अंकल कहने लगे चलो गुरुजी के पास चलते हैं। हर साल तो हम भाई 31 कहीं और मनाते हैं जाके, आज गुरुजी के पास चलते हैं। तो हम जैसे ही एम्पायर स्टेट गए, वहां से हम पहुंचे तो बाहर से ही वो गार्ड कहता है आज इधर कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है आज, बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर। अब हमें तो पता नहीं है बड़ा मंदिर कहाँ है, कभी भी सुना भी नहीं था उस टाइम, ना ही कोई हमें ये बताता था। अब किसी से बात ही नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वहाँ हम अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करते थे, क्योंकि वहाँ बड़ी हाई फाई संगत होती थी। तो चलो गुरुजी की नजरों में तो सब एक जैसे ही थे। तो चलते बस हम फिर वहाँ 30, अब अंकल वो कहते कहाँ है ये बड़ा मंदिर, तो वो कहने लगे ये तो हमें भी नहीं पता भाई, ये बड़ा मंदिर भाई छतरपुर वाले रोड पर है। चलो जी चलते। अंकल अब रात के 7:30-8 बजे थे, सर्दियों के दिन थे, बड़ा अंधेरी रात हो चुकी थी, 8 बजे। तो चलते चलते चले गए, चलते चले गए, मतलब हम 15 मिनट हो गए। मैं अंकल को कहने लगी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और हमें मिलेगा भी नहीं मिलेगा, भाई हम कहाँ जा रहे हैं। तो अंकल कहने लगे नहीं नहीं चलते हैं कहीं तो जाए, पहुंचाएंगे ही गुरुजी। चलो जी चलते गए, काफी देर हो गई चलते चलते। तो उस रोड पे कोई इक्की दुक्की गाड़ियां दिखती थी उस टाइम, तो कोई गाड़ियां भी नहीं नजर आ रही थी। वैसे 15-20 मिनट हो गए चलते चलते, जाके थे फिर पहुंचे तो वहां बाहर गेट बना हुआ था, जैसे शादियों वाला टेंट लगता ना, ऐसे गेट बना हुआ था। तो हमने सोचा यही होगा जरूर, यही 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 गाड़ी उधर ही मोड़ ली हमने। तो जाके देखा तो वहाँ गुरु, वहाँ जंगल में मंगल,
इतने इतना सुंदर माहौल भाई कभी देखा ही ना हो। तो चले गए जी, जैसे वहां गुरु जी के आगे मत्था टेका, कॉफी प्रसाद वगैरह पिया, बैठ गए। सबद सबद चल ही रहे थे, तो बस ऐसे बैठे बैठे गुरु जी बस वही 12, अब पता नहीं था कि भाई कैसे क्या होता है। तो बैठे रहे तो जैसे गुरु जी ने सब संगत को आज्ञा देनी शुरू करी, तो हमें भी अब, तो अंकल कहते नहीं अभी अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। तो हम भी बैठ गए साइड में होके। तो 12 बज गए। तो सब 12 बजे तो फिर गुरुजी ने अपने जैसे वो सब मतलब पंजाबी सॉन्ग सॉन्ग बजने लगे। तो उधर घर से बच्चों का फोन आए, बच्चे परेशान हमारे, मम्मी पापा कहाँ रह गए, अभी तक नहीं घर आए। तो वो पूछ रहे हैं मम्मी कहाँ हो, ना बेटा हम गुरु जी के हैं। तो कहते मम्मी नहीं आप झूठ बोल रहे हो, गुरु जी के नहीं हो आप। तो यहाँ तो पंजाबी, यहाँ तो डीजे बज रहा है। तो नहीं पता था, नहीं बेटा हम गुरु जी के हैं। तो करते करते ऐसे 1 बज गया, 1:30 बज गया, बैठे रहे गुरु जी के पास। फिर गुरु जी ने आज्ञा दी, तो गुरु जी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया, जलेबी प्रसाद। तो वो हम लेके, अब रात का 1:30-2 बज रहे थे, तो हमने सोचा अब क्या रात को खाएंगे, थोड़ा सा वहीं खाया, बाकी घर लेके आ गए। घर गाड़ी में ही छोड़ दिया प्रसाद, जाके सो गए। तो ज्वाइंट फैमिली थी। तो सुबह देवर भैया अंकल का छोटा ब्रदर गाड़ी लेके चला गया, और वो प्रसाद जा सुबह देखा पता नहीं क्या बंदा रखा है ये, और ये क्या नाम भाई उन्होंने मतलब रेड लाइट पे किसी भिखारी को दे दिया। चलो जी हुई गई बात, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब गुरु जी की हम जाते रहे, बड़ी अच्छा लगता था गुरु जी के पास जाना। बहुत ऐसे काफी मतलब टाइम हो गया। फिर गुरु जी ने 2007 में, वैसे बहुत सत्संग है गुरु जी की, बहुत मेहर गुरु जी करते रहे पूरी फैमिली पे। धीरे धीरे फिर ऐसे चलता रहा सिलसिला। तो गुरु जी ने तो अपनी ब्लेसिंग जिस दिन से अपने साथ जोड़ा था, उसी दिन से अपनी ब्लेसिंग देनी स्टार्ट कर दी थी। पर हम इंसान है, हमें नहीं समझ आती थी। तो एक दफा 2006 में गुरु जी का स्वरूप मिला हमें, बड़ा, छोटे तो मिलते थे पर बड़ा स्वरूप मिला 2006 में। गुड़गावा सत्संग हुआ था। तो तब वो अंकल ने फ्रेम करवा के मंदिर में लाके रख दिया। और जब हम जैसे सुनते हैं ना भाई, जैसे हमने गुरु धारण किया हुआ था, तो हमने जैसे सुनते हैं भाई एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। तो गुरु जी के अंकल वो सब रूप सुबह उठाए पूजा में, वहीं भगवान के बराबर में रख दें, और मैं पूजा करने जाऊं तो साइड में रख दूं। ऐसे कई दिन सिलसिला चलता रहा ये। मैं कहा आप ये भाई हमें ये सुनते थे भाई ये गुरु जी शिव का रूप है। तो लेकिन बस यही एक इंसान समझ के पूजा करते थे, और बस बड़ा अच्छा लगता था, जाते थे, ये नहीं पता था। तो धीरे धीरे गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग मतलब जहाँ मतलब हर चीज में गुरु जी मेरे को ओम दिखाएं, हर चीज में गुरु जी के स्वरूप के आगे ओम बन गया। जहाँ गुरु जी जैसे हमने जो गुरु धारण किए हुए थे उन पे ओम, उनके मस्तक पे ओम, जहाँ मतलब जैसे आंख बंद करके जरा सा भी ध्यान अभी सुनते थे भाई गुरु जी कहते मेडिटेशन हमें नहीं पता मेडिटेशन क्या होता है, क्या होता था। तो बस वो आंखें बंद करती और मेरे को ओम ही ओम नजर आता, हर चीज में ओम नजर आता। तो ये गुरु जी की खास ब्लेसिंग मतलब धीरे धीरे तो गुरु जी से जुड़ते चले गए। गुरु जी ने चोला छोड़ दिया 2007 में। तो मतलब ऐसा महसूस हुआ जैसे जैसे शरीर में से मतलब कुछ चीज चली गई। तो बड़ा दुख उन दिनों बहुत। तो चलता रहा ये सिलसिला। फिर 2008 हुआ, तो मैसेज मिलने लगे गुरु जी की भाई संगत। गुरु जी बड़े खुश होते थे, गुरु जी बोलते थे भाई संगत बढ़ाओ, संगत लेके आओ। तो ऐसे
चलते रहे। फिर ऐसे ही गुरुजी ने फिर मेरे बेटे को ब्लेस किया 2000 2009 में 2009 में गुरु 2009 में मेरे बेटे को डेंगू हो गया। 2010 में डेंगू हो गया और डॉक्टरों ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए। कहते ये बच्चा सिर्फ आधे घंटे का 15-20 मिनट का मेहमान है, अभी ये बच्चा बस 15-20 मिनट तक सरवाइव कर पाएगा, इसके बाद नहीं। बड़ा गुरुजी से अरदास करते रहे, बस यही जो करेंगे गुरुजी अच्छा ही करेंगे, जो करेंगे गुरुजी अच्छा ही करेंगे। तो क्योंकि गुरुजी ने अपना विश्वास इतना बना लिया था, बहुत ज्यादा अपना मतलब भक्तों पर अपना विश्वास, जैसे कहते हैं ना विश्वास भी वो ही करवाते हैं। तो गुरुजी ने मतलब बच्चे के जैसे बच्चे की वेंटिलेटर पे जाने की तैयारी होगी, उस रात एक रात पहले ही गुरुजी उसके ड्रीम में आते हैं, जा तेरी इत्थे कोई लोड नहीं, जा जो दौड़ जा घर जा। तो अब हमें तो नहीं पता भाई गुरुजी, हमें तो नहीं पता। गिर जाए, इसको लेके जाइयो बेटा, 1 मिनट जल्दी पकड़, 1 मिनट बंद कर दरवाजा। तो हमें तो नहीं पता भाई गुरुजी ने तो अपना मतलब कृपा कर दी है बच्चे पर। तो मैं और मेरा छोटा बेटा हम रोते रोते अंकल हॉस्पिटल में बच्चे के पास, मैं और मेरा छोटा बेटा हम मंदिर जाते हैं रोते रोते। तो गुरुजी तो वहां जाके जैसे ही हम बैठते हैं तो वहां चल रहा था सब, तेरी सूरत जो दिल में बसी है, तो वो वाला शब्द मतलब ऐसे दिल को छू गया बिल्कुल ही। तो वहां से हमें नहीं पता, एक आंटी हमें मिलती है, वो कहती है बेटा रोना नहीं, गुरुजी को आंसू अच्छे नहीं लगते थे। तो अच्छा आंटी, तो ठीक है, जो करेंगे गुरुजी अच्छा ही करेंगे। तो उस एक आंटी उधर से फिर दूसरी आंटी आती है, वो अपने पर्स में हाथ मारती है और वो एक छोटा सा सबूत निकाल के देती है, वो बेटा ये ले जाओ और बच्चे के मतलब बेड साइड पे मतलब तकिए के नीचे रख देना ही। अच्छा आंटी जी चले गए। वह बच्चे वेंटिलेटर लग चुका था बच्चे को, हमने जैसे ही वेंटिलेटर पे वो जाके मैंने अंकल को फोटो दिया, तो उस पे मतलब वो कभी संगत, वो भी खुद भी हैरान थी वो संगत भी, ये मेरे पर्स में फोटो आया कहाँ से। और उसमें गुरुजी दोनों हाथों से ब्लेस कर रहे थे मतलब संगत को, जैसे दोनों हाथों से। तो आज तक कभी ऐसा स्वरूप मतलब हमने अभी तक देखा नहीं था उस टाइम तक, जबकि जितने भी स्वरूप थे गुरुजी के, उनमें ऐसा कोई स्वरूप नहीं था जो दोनों हाथों से गुरुजी ब्लेस कर दे। तो हमने वो स्वरूप जाके और एक छोटा सा लॉकेट दिया, तो वो गुरुजी वेंटिलेटर पे जाके रख दिया हमने। धीरे धीरे मतलब गुरुजी ने तो अपनी ब्लेसिंग पहले ही दे चुके थे, वो तो हमें मतलब दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। तो धीरे धीरे 5 दिन के बाद वेंटिलेटर से मतलब बच्चा बाहर आया और गुरुजी ने उसको, जैसे ही उस बच्चे को होश आया, उठते ही सबसे पहले वर्ड उसके बच्चे के यही थे, मम्मी मेरे तो सपने में गुरुजी आए थे, कहते जा दौड़ जा, थे तेरी कोई लोड नहीं है। जबकि उस बच्चे को पंजाबी वर्ड बोलना भी बिल्कुल भी नहीं आता था, भी कैसे पंजाबी बोलते। तो ये हमारे गुरुजी की मेहर है, गुरुजी साक्षात भगवान है। गुरुजी के बारे में तो हम मतलब कुछ भी हमारे लिए, हमारी औकात ही नहीं है जो उनके लिए हम कुछ कह सके। गुरुजी का बार बार शुक्राना। और मेरे मतलब अंकल को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। गुरुजी की तो हर पल इतने सत्संग है गुरुजी के, तो सुबह कर लो, दिन कर लो, रात, मतलब महीनों सालों बीत जाएंगे, गुरुजी की बढ़ियाई नहीं खत्म हो सकती। जय गुरुजी, जय गुरु। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीक्षा बजाज आंटी से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2007 में शुरू हुई थी। गुरुजी तो हमसे कब से जुड़े हुए हैं, वो तो हमें जब आज्ञा देते हैं हम उनके साथ जुड़ते हैं।
2007 में मैं पहले चेन्नई में रहती थी, अब मेरी शादी दिल्ली में हुई है। तो जो मदर की साइड की फैमिली थी वो 2007 से भी पहले 2-3 साल से जाती थी गुरुजी के पास। तो बहुत मेरी मदर को एवरी ईयर हम आते थे समर वेकेशन में, कन्विंस करते थे 2-3 साल से कि गुरुजी हैं ऐसे कोई, बट वो नहीं मानती थी। वो बोलती थी कि हम साईं बाबा को मानते हैं, हम नहीं जाते किसी गुरुओं के पास और ये सब। तो 2006 में मेरी मदर को एक्जिमा हुआ। ये सत्संग सिद्धार्थ अंकल ने आपको सुनाया होगा, तो मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक्जिमा हुआ तो जब हम 2007 में दिल्ली आए मार्च में, तो सबने बोला कि तुमने बहुत डॉक्टर्स को दिखाए हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप पानी में हाथ नहीं डाल सकते, पस निकलती थी, ग्लव्स पहन के काम करना पड़ेगा, और फॉर अ हाउसवाइफ आपको पता है कितना मुश्किल होता है। और सिर्फ एक ही इलाज है, वो भी हम लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है कि हमको पूरे बॉडी का ब्लड ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिसमें तो सबको पता ही है, नॉलेज है कि अगर एक बूंद भी ब्लड का इधर उधर हुआ तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। तो हमने बोला चलो भगवान जी अपने आप करेंगे। तो सबने बोला तुम दर दर भागे हो, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, सब जगह हमने रिपोर्ट्स दिखाई, चेक करवाया। हम तो तब, मैं तो बहुत छोटी थी, मतलब बहुत नहीं, स्कूल में थी, क्लास 11th में। तो फिर भी ये सब हुआ तो सबने बोला कि चलो ये हम गुरुजी पे जाते हैं, एक बार आप ट्राई कर लो, सब बोलते हैं वहाँ पे सारे कष्ट कट जाते हैं। तो मेरी मदर कन्विंस हो गई। 29 मार्च 2007 का हमें दिन मिला थर्सडे का जाने का। तो 28 रात को, मतलब जैसे मेरी मदर की सारी फैमिली में काफी लोग थे वहाँ पे, मेरे मामा जी वगैरह, उन्होंने सबने बताया कि ऐसा होता है वहाँ पे। एक्सपीरियंस सुन के ही बहुत डर लगा, बट मन में भी ये आया कि ऐसे कैसे होते हैं। कि मैंने अपनी मदर को बोला हम तो साईं बाबा को मानते हैं, गुरु में तो हम नहीं मानते हैं, पंडितों में किसी से कोई ऑफेंस नहीं है, बट हम नहीं मानते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे होता है, कभी गुरु जी डांट देते हैं तो वो बीमारी को भगाते हैं, क्योंकि वो सब जा चुके थे। तो थोड़ा हमें एक्सपीरियंस सुनने को मिला। तो उस दिन रात को बहुत डर लगा। तो अगले दिन टाइम आया तो मैं, मेरी मदर और मेरे नाना जी नानी जी, हम गए वहाँ पे, और 2-3 फैमिली के और लोग थे। तो हम शायद थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, तो एम्पायर एस्टेट में जो पार्किंग एरिया है वहाँ हम बैठ गए। तो सबसे पहले हमें, अभी दरबार खुला नहीं था, हमें चाय प्रसाद मिला। तो मेरे को, मेरी मदर को दिया, फिर नाना जी को दिया। तो मेरी मदर को पता था, तो मैंने तो मना कर दिया कि मैं तो चाय पीती नहीं। तो मेरे नाना जी ने बोला कि ये तो पीनी पड़ेगी और आखिरी बूंद तक पीनी पड़ेगी। तो मैंने बोला चलो, रिगार्ड्स, बड़ों को क्या मना करें, पी ली। उस टाइम बहुत दिमाग में आ रहा था कि ये तो इतनी डिवाइन तो बहुत लग रही थी जगह, बट ऐसा हमने कभी मंदिर, गुरुद्वारा, ऐसा तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बहुत एक पॉश लोकेलिटी है, यहाँ कैसे होंगे गुरुजी, कौन होंगे, बड़े मतलब गुरुजी कैसे विश्वास रहेगा। तो मैं टेस्ट करूंगी। अभी तो हम स्कूल में थे, बच्चे थे, तो भी इतना दिमाग ये नहीं चला कि कैसे विश्वास करें, बट ये चल गया था कि कैसे होंगे गुरुजी, होते हैं, कौन होंगे। तो बहुत, मतलब वो 10 मिनट के अंदर इतना दिमाग चला, आप सोच ही नहीं सकते कि अच्छा मैं टेस्ट करूंगी, आप मेरा कैसे मुझे विश्वास दिलाएंगे ये। तो हम अंदर गए तो किचन के बाहर बिल्कुल जो बेंच है उधर हमें जगह मिली, और सामने गद्दी थी गुरुजी की, और वहां पे था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, गुरुजी ने तो पीछे जगह दी है, तो यहाँ बैठ के आराम से मैं टेस्ट। उतनी ही देर में रेड, सॉरी, येलो कलर की शर्ट एंड ब्लैक पैंट, वो शूज में गुरुजी आते हैं, और जो किचन के बाहर बेंच है उसमें एकदम से बैठे। तो दिमाग में आया कि ये कैसे गुरु हैं, ये तो मतलब लगा नहीं, बस इतना ही दिमाग चला उधर। उसके बाद कोई दिमाग नहीं चला। बहुत कोशिश की कि, और ये सोचा था कि मैं तो पीछे बैठ के ऑब्जर्व करूंगी, ये नहीं पता था कि सबसे आगे जगह ही मुझे मिल जाएगी। अब मैं कैसे गुरुजी को देखूं। इतना नूर था गुरुजी के फेस पे, इतना नूर था कि मैंने 3 बार, 4 बार, 5 बार आई कांटेक्ट करने की कोशिश की, और बोला गया था वहां किसी से बात नहीं करनी। मेरी मदर थोड़ी साइड में थी, बहुत डर लगा, समझ नहीं आया कि मैं कैसे बोलूं, मुझे पीछे होना है या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब जितना दिमाग बाहर चल रहा था, अंदर आके पूरा ब्लैंक था। तो 5th या 6th टाइम मैंने कोशिश की, ऊपर फेस तक तो देखने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तो मुझे गुरुजी दिखे, पूरे साईं बाबा दिखे, येलो चोले में, और पीछे मुझे शिरडी का पूरा दरबार दिखा, और
उस टाइम मैंने 2 बार 3 बार देखा, मुझे गुरुजी दिखे ही नहीं उसमें, सिर्फ साईं बाबा दिखे और पीछे पूरा दरबार शिरडी का दिखा। और उसके बाद जब मैंने 2 4 बार बाद फिर देखा तो गुरुजी आज भी मुझे याद है हाथ फोल्ड करके और मुझे ऐसे साइड से मुस्कुराते हुए मतलब बता रहे थे कि अब तुझे विश्वास हो गया, इससे ज्यादा विश्वास में और क्या दिलाऊं। फिर गुरुजी अपने कमरे में गए, आए, येलो, वो ही सेम येलो चोला पहन के अपनी गद्दी पे बैठे। तब लंगर अंदर ही होता था, बहुत डर लगा उसके बाद कि कैसे गुरुजी के आगे लंगर करें, कहीं गुरुजी बुला ना लें, क्योंकि इतना कुछ सुन चुके थे कि डर लग रहा था कि गुरुजी अभी बुला लेंगे, अगर पूछेंगे कुछ मैं कैसे जवाब दूंगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज्ञा लेने का टाइम आया, मेरी मदर ने पहले मत्था टेका नीचे, फिर जैसे ही वो उठी, मैंने मत्था टेका, मैं उठी तो मैंने देखा गुरुजी ने मेरी मदर का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, बहुत टाइटली। और उन्होंने पूछा ए तेरी कुड़ी है? उन्होंने बोला हाँ जी। एदा ब्याह करना है? तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी कुछ साल पढ़ेगी फिर ब्याह कर। उसके बाद 10 मिनट बाद गुरुजी ने उनका हाथ छोड़ा और मेरे मन में यही था कि गुरुजी हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, ये मेरे से कुछ पूछ लेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी। और मेरा सिर्फ आंखें झुकी हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। उस टाइम ऐसे लग रहा था बस मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं क्यों खड़ी। तो उन्होंने बोला जा ऐश कर। बाहर आए, मम्मी ने हाथ में बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी तो हाथ वॉश करने का भी उनका मन नहीं था, फिर भी वॉश किया। 2 4 दिन तक उनको वो फ्रेग्रेंस आती रही, हाथ नहीं धोती थी ज्यादा कि मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। बाहर गए, किसी ने बोला कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है, गुरुजी ने पहली बार में तुमसे बात करी, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत रोना आया बाहर निकल के कि मतलब उसके बाद कोई लुकिंग बैक ही नहीं थी। पहली बार में गुरुजी ने इतना विश्वास दिला दिया कि उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत पूछे, चैलेंजेस उसके बाद भी बहुत दिए, बट ये मन में पता था कि हमारे गुरुजी हैं, वो कुछ हमें वो नहीं होने देंगे। 1 1.5 महीने बाद मई में हम वापस गए और फिर न्यूज आई कि गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। ऐसा लगा उसके बाद कि पहले के 2 3 साल क्यों हमने वेस्ट किए। मम्मी को हमने बोला कि आप क्यों नहीं माने, हमें और वक्त मिलता, क्योंकि हम चेन्नई में रहते थे तो एक ही बार आते थे साल में गुरुजी से। पर जब गुरुजी की आज्ञा थी, जिस तरह उन्होंने विश्वास दिलाना था, फिर मदर का चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि बिल्कुल ठीक है, 1 मंथ में उनको इम्प्रूवमेंट हो गई, कोई इचिंग नहीं, कोई पस नहीं। तो गुरुजी ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद आज तक टचवुड उनको कोई इचिंग, कोई हाथ की प्रॉब्लम नहीं आई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उनको पता है कौन सा टाइम कब उन्होंने बुलाना है, कब मनवाना है। वो बोलते हैं ना कि जब मुश्किल में होते हो तब हम दर दर भागते हैं और फिर हमें अपने गुरु की, अपने भगवान की रिस्पेक्ट होती है और जरूरत होती है कि हम उनको देखें, फिर तब लगता है कि हाँ जी हम माने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। एक छोटा सा सत्संग और सुनाना चाहूंगी, रीसेंट सत्संग है, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है ये, और मेरे साथ भी आप बोल सकते हैं। अभी जैसे आपको पता है कोरोना चल रहा है, तो मैं February 10 को हम अपनी मदर के घर रहने गई। मेरा बेटा है छोटा, 1.25 साल का। तो मेरे हस्बैंड का काम था चेन्नई से थोड़ा बाहर, मतलब आउटस्कर्ट्स में 45 मिनट की वहाँ। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा चेन्नई, और क्योंकि बच्चे के साथ अकेले जाना मुश्किल है, नेक्स्ट मंथ मैंने फिर आना है तो तुम 1 महीना लगा लेना और मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। 10 फरवरी को हम गए संगत जी। 8 मार्च को मेरे हस्बैंड हमें लेने आए। तो तब उनका फिर ऑफिस का काम था 4 दिन का। 10th मार्च को होली वाले दिन शाम की हमारी फ्लाइट थी, बट काम भी एक्सटेंड हो गया और थोड़ा बहुत ये कोरोना भी स्टार्ट हो गया था। तो नेक्स्ट हमारी बुकिंग हुई 21 मार्च की। तो हमने बोला चलो थोड़े दिन और रह लेंगे, और हमको नहीं पता था कि कोरोना इतना लंबा चलेगा। तो हमने सोचा चलो 15 दिन और रह लेते हैं। तब तो खुशी हुई कि चलो मम्मी के घर रहने का थोड़ा और मौका मिल गया। तो 21 तारीख को 18 मार्च को ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो होटल में थे क्योंकि ऑफिस उनका काफी दूर था घर से, तो रोज कम्यूट करना मुश्किल था। तो 18 मार्च को मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो मैं होटल आ जाती हूँ 2 दिन आपके साथ रह के हॉलीडे के लिए, और उसके बाद 21st को हम फ्लाई बैक करेंगे, घर पे मिल के चले जाएंगे। तो हम तो मतलब बचपने में ये बोल जाते हैं कि चलो हम हॉलीडे करते हैं ये वो।
उसके बाद हम पता चला कि 21 को इंफॉर्मेशन आई कि जनता कर्फ्यू है। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो हम होटल में फंस गए। होटल अपार्टमेंट था, गुरुजी की कृपा से होटल अपार्टमेंट हमें अच्छा मिला था, उसमें हम फंस गए। बीच बीच में आता था कि चेन्नई में रहने के बाद भी मतलब मैं मम्मी के घर नहीं जा सकती, मैं तो होटल में फंस गई हूँ, मुझे सारा काम भी करना पड़ता है। मतलब बहुत सवाल आते थे कि गुरुजी ये क्या हो गया। फिर मन में ये भी आता था सेकंड सेकंड की गुरुजी इसमें कोई भलाई होगी। 25 मई को फ्लाइट खुली, तो एक लॉकडाउन हुआ, दूसरा लॉकडाउन हुआ। लगता था गुरुजी और कितना अकेला बच्चा को संभालना, और हस्बैंड भी पूरा दिन वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो कई दिन टूट जाते थे और लगता था कि करे कब तक ये खत्म होएगा, क्योंकि चीजें खराब होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। कुछ लग ही नहीं रहा था कि फ्लाइट खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट फिर आखिर में यही लगता था, किसी भी फैमिली मेंबर से बात करते थे कि गुरुजी है ना, इसमें भी भलाई होगी। एक ही लाइन मुझे, चाहे मेरी कजन थी, मेरे पेरेंट्स थे, हर कोई बोलता था इसमें कोई भलाई होगी, कम से कम तुम तीनों साथ में तो हो। तो हमने बोला चलो ठीक है, कैसे ना कैसे दिन काटे, अच्छे काटे गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने बहुत अच्छे दिन कटवाए। 25 को हमने सोचा, तो मेरे को तो था कि चलो 26 को हम चलते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, हम देखते हैं कि वहाँ क्या प्रोसीजर है, क्वारंटाइन करना है, छोटा बच्चा है, सब ऐसा। 30 मई को गुरुजी की आज्ञा हुई, हमने 30 मई की हमारी टिकट हो गई। 30 मई रात को हम घर पहुंचे, बहुत डरे हुए थे, बच्चा है, सब ठीक रहे, गुरुजी की कृपा से सही सलामत घर पहुंच गए। क्वारंटाइन में थे, फिर भी अपने रूम में इन लॉज से नहीं मिले ज्यादा। तो 31 शाम को महासमाधि वाले दिन गुरुजी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मेरी ना लेग्स में और बैक में बहुत पेन हो रही है, अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, 6, 7, 8 o'clock सडनली मुझे बोलते हैं कि मुझे लग रहा है मुझे फीवर। तो टेम्परेचर चेक किया और 100.5। तो ऑब्वियसली टाइम ऐसा था, ट्रैवल किया है हमें, तो बहुत डर लग गया। दिमाग में इतनी नेगेटिव चीजें आ गई। डॉक्टर से पूछा, अपने होम्योपैथिक, फैमिली डॉक्टर, एलोपैथिक, बहुतों से पूछा, सबने बोला पहले तो आइसोलेट करो और 100% कोरोना होगा। किसी ने हमें 99 भी नहीं दिया, सबने सीधा छूटते ही ये बोला। 4 डॉक्टर से बात की उसी टाइम 5 मिनट के अंदर, चारों ने यही बोला कि आप ट्यूसडे का टेस्ट करवा लीजिए, 100% होगा, क्योंकि आप लोग ट्रैवल करके आए, कोई लुकिंग बैक नहीं। बहुत लगा, हस्बैंड भी बहुत नेगेटिव हो गए। उस टाइम दिमाग चलता नहीं है, लग रहा था ट्रीटमेंट था, फिर भी लग रहा था पता नहीं हमारा साथ इतना ही था, हमसे क्या गलती हुई। मेरे मुंह से निकल गया, गुरुजी आप मतलब मैं एक बेड के कॉर्नर में बैठी थी, मेरे हस्बैंड एक कॉर्नर में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने बोला था, बस तैयारी कर रहे थे आइसोलेट करने की। तो मैंने बोला गुरुजी अगर आपने यही करवाना था तो 4 महीने हम घर से बाहर क्यों रखा, पहले ही करवा देते। हमने तो सोचा था आप हमें सिर्फ, हम इंसान है ना, सोचते नहीं है बोलने से पहले। जैसे ही मैंने ये सेंटेंस खत्म किया, मेरे को यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन आया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और इस शब्द को सुनिए, आज गुरुजी महासमाधि के दिन आपके घर आके आपको खुशियां बंटेंगे, और ये अंत तक सुनना। तो मैंने अपने अंकल, अपने हस्बैंड को बोला, वो बेड पे टेक लगा के बैठे थे, कि देखो गुरुजी का क्या मैसेज आया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपनी कश्मकश में थे, क्या उनके दिमाग में चल रहा था मुझे नहीं पता, किस परेशानी से जूझ। मैंने वो ऑन कर दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने वो ऑन किया। वो शब्द किसी वाहिगुरु जी का शब्द था, उसमें पूरी मंदिर की आ रही थी, फोटोज एंड बंगला साहब की भी थी। और मैंने सिर्फ सबसे पहले ये देखा कि ये शब्द लंबा कितना है। उसमें था 10 मिनट 55 सेकेंड का। और मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड तो अभी इस सिचुएशन में है, वो बोलेंगे तुमने इस टाइम पे क्या ये शब्द चला दिया है, अभी तो हमें आइसोलेट करना है, तुम दूसरे रूम में जाओ, बच्चे को सेटल करना है, हम भी बाहर से आए हुए थे, हमें भी कुछ वो सिम्टम्स, मतलब इतना कुछ चल रहा था। तो दिमाग में एक कोने में बैठे थे, मैंने चला दिया। और मैं गुरुजी को सिर्फ यही बोलूं, गुरुजी 2 बार मैसेज आया, अंत तक सुनना, अंत तक सुनना। तो गुरुजी बस ये अंत तक सुना देना मुझे, कैसे ना कैसे। तो वो चलता गया। बीच में मैं बस गुरुजी को आंखें झुका के, वो फोटोज आती रही, मैं सिर्फ प्रे करती रही, गुरुजी ये शब्द पूरा कर देना, आपकी आज्ञा है, मुझे नहीं पता।
मेरे हस्बैंड बीच में ये ना बोल दें कि इसको बंद कर दे। चलता गया। मैंने एक दो बार अपने हस्बैंड को देखा, वो सर मतलब बेड पे टेक लगा के और आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठे थे। जैसे ही अंकल संगत जी वो खत्म हुआ 10 मिनट 55 सेकेंड्स का शब्द, मैंने उसको बस बंद करने लगी और उनसे बात किया कि मैं आगे मतलब क्या प्रोसेस है, क्या करें बात या कुछ। एकदम से मंत्र जाप चल गया। मंत्र जाप चल गया तो वो मैंने सोचा कि अब वो मेरे हस्बैंड ये ना बोले कि मंत्र जाप चला दिया तुमने, तो तभी भी उनकी आंखें बंद थी और मंत्र जाप पूरा हुआ। जैसे ही मंत्र जाप बंद खत्म हुआ, मेरे अंकल ने मुझे बोला, दीक्षा मैं गुरुजी से मिल के आया हूँ और गुरुजी ने बोला है कि तेरे अंदर जो था मैंने सब निकाल लिया है, तू बिल्कुल ठीक है, तेरे को कुछ नहीं हो। आप सोचो, इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे बोल दी, फिर भी मैंने उनको क्वेश्चन किया। उनको क्या, मैंने गुरुजी को क्वेश्चन किया कि आप ये जान के बोल रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है गुरुजी पे और मैं बहुत रो रही थी उस टाइम कि मुझे चुप कराने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, गुरुजी ने मुझे बोला तेरे अंदर जो था ने निकाल दिया है, अब तू बिल्कुल ठीक है, तुझे कुछ। तो एकदम से हम दोनों बोल पड़े कि चलो टेम्परेचर चेक करते हैं। 100.5 का 100.1 हो गया। बुखार था, खत्म नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं ली, उसके बाद भी दवाई दी, बट गुरुजी की कृपा से उसके बाद कोई बुखार नहीं चढ़ा। फिर भी हमने 3 दिन आइसोलेट किया। मेरा मन फिर भी नहीं मानता था, मैं बस गुरुजी को यही बोलती जाती थी, गुरुजी फिर से बुखार ना चढ़े, फिर से ना चढ़े। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई संगत जी की, उसके बाद रात को 1 बजे उनका बुखार टूटा और उसके बाद एक दिन कोई सिम्टम, कोई बुखार, कुछ नहीं। तो जय गुरुजी। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या उनके अंदर से निकाला है, कोरोना था या जो भी थी, हमारा जो भी प्रॉब्लम थी उन्होंने ले ली। बस यही है, हम गुरुजी को क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं गुरुजी ने हमें 4 महीने एक सिटी से दूसरी सिटी में क्यों ठहराया, क्या उसमें भलाई थी, क्या वक्त था हमें आने का, कौन सा दिन टेस्ट करने का। इसलिए गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। जय जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी, आपने पेशेंस रखे, ये सुना, और थैंक यू सो मच गुरुजी कि ये प्लेटफॉर्म दिया। बहुत डरी हुई थी मैं, ये सत्संग सुनाने से पहले मैंने आज तक कभी सत्संग नहीं सुनाया, बस थैंक यू सो मच गुरुजी।